Hello everyone, welcome to all of you in my YouTube channel हमारी पाठशाला. In the last lecture, we have thoroughly discussed about the compressive behavior of mild steel. लेकिन मैं एक दो चीजें और ऐड करना चाहूँगा नॉलेज के लिए. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी मटेरियल पर लोड लगाते हैं तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ होता है वो दो टाइप्स का, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन. ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस के केस में जब हम मटेरियल पे लोड लगाते हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता है जिसकी वजह से जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है वो कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व से ऊपर से होकर जाता है क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है. लेकिन कंप्रेसिव की लोडिंग के केस में जब हम मटेरियल पर कंप्रेशन लोडिंग लगाते हैं तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है बढ़ जाता है, उसका ओवरऑल स्ट्रेस घट जाएगा. तो कंप्रेशन के केस में जो है कर्व कुछ इस तरह से जाता है. ठीक है, सो अब हम पढ़ेंगे टेंसाइल एंड कंप्रेसिव बिहेवियर ऑफ ब्रिटल मटेरियल. बेसिकली जो ब्रिटल मटेरियल के एग्जांपल हैं वो कास्ट आयरन, ग्लास, स्टोन, हाई कार्बन स्टील इत्यादि होते हैं. और इनमें जो रैप्चर होता है ना, जब होता है तो ये कोई वार्निंग नहीं देते हैं. उसका रीजन ये है कि ब्रिटल मटेरियल में टेंसाइल लोडिंग लगाने पर हमेशा जो इलांगेशन होता है 5% से कम होता है किसी ब्रिटल मटेरियल में, और क्वांटिटी में इतना कम होता है ना कि जब मटेरियल फेल्योर होने वाला होता है तो हमें पता ही नहीं चलता. आइए ब्रिटल मटेरियल को समझने के लिए उसके टेंसाइल और कंप्रेसिव बिहेवियर को समझें. ये जो ग्राफ है बेसिकली टेंसाइल बिहेवियर की वजह से है और ये ग्राफ जो है कंप्रेसिव बिहेवियर की वजह से है. ऑब्वियसली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ही है. सो जब हमने ब्रिटल मटेरियल पर टेंसाइल लोड लगाया तो हमें एक लीनियर इलास्टिक रेंज मिला, एक नॉन लीनियर इलास्टिक रेंज मिला. और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलास्टिक लिमिट के रेंज में ही बेसिकली रैप्चर हो गया है. इसका मतलब ये है कि कंक्रीट जो है नॉन लीनियर बिहेवियर तो शो करते हैं लेकिन इसमें जो रैप्चर पॉइंट होता है वो वेरी क्लोज टू द इलास्टिक लिमिट होता है. ठीक है, और यही पॉइंट जो होता है मटेरियल का अल्टीमेट स्ट्रेस भी होता है ब्रिटल मटेरियल के केस. और आपको पता है कि जैसे ब्रिटल मटेरियल होता है सबसे ज्यादा वीक होता है टेंसाइल में, उससे थोड़ा बेटर होता है शियर में और सबसे बेटर होता है कंप्रेसिव में. तो जब हम मटेरियल पर लोड लगाएंगे टेंसाइल लोड की वजह से इसमें जो नॉर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे उसकी वजह से इसमें रैप्चर हो जाएगा और वो 90 डिग्री पे हो जाएगा. इसमें कोई नेकिंग जोन नहीं होता है क्योंकि नेकिंग जोन के लिए हमें लार्ज डिफॉर्मेशन दिखना चाहिए मटेरियल में. ठीक है, और इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो नीचे वाला ग्राफ है एक कंप्रेसिव बिहेवियर शो करता है ब्रिटल मटेरियल के लिए. तो इस ग्राफ को अगर देखेंगे तो इसमें लीनियर इलास्टिक रेंज थोड़ा ज्यादा है और ऑफ कोर्स इस केस में भी मटेरियल जो है ना इलास्टिक लिमिट पे ही फेल हो जा रहा है. और इस केस में भी जो इलास्टिक लिमिट पे जो स्ट्रेस होता है वही अल्टीमेट स्ट्रेस है, बट ओवरऑल जो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू है ना इस केस में ज्यादा है. इसका मतलब क्या है कि जो है हमारा ब्रिटल मटेरियल जो है कंप्रेशन के केस में ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ शो करता है. ऐसा क्यों, चलिए जानते हैं. एक्चुअली क्या होता है ब्रिटल मटेरियल्स में ना ढेर सारे हैं कैविटीज होती है, बट जब उस पर हम कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं ना तो उसमें जो माइक्रो क्रैक होते हैं और जो कैविटीज होती हैं वो अपने आप फुलफिल होने लगते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से और वो थोड़ा ज़्यादा डेंस हो जाते हैं. और ज़्यादा डेंस होने की वजह से ऑब्वियसली मटेरियल थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हो जाता है एज कम्पेयर टू टेंसाइल. अच्छा, एक चीज और है, दोनों के ही केस में जो मटेरियल का फेल्योर स्ट्रेन है ना वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू डक्टाइल मटेरियल. राइट, ओके. अच्छा, एक चीज और है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो टेंशन के केस में और कंप्रेशन के केस में ब्रिटल मटेरियल का उसका स्लोप सेम है. इसका मतलब चाहे हम ब्रिटल मटेरियल पर कंप्रेशन लोड लगा दे चाहे टेंशन लगा दे, दोनों के केस में यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो. तो यहाँ पर हमने देखा था कि टेंसाइल लोड लगाने की वजह से 90 डिग्री पे नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से फेल्योर होता है. तो जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो उसमें भी कोई ना कोई फेल्योर का पैटर्न होगा. चलो उसको देखते हैं. सो जब हम मटेरियल पर कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो उसमें दो टाइप का फेल्योर देखने को मिलता है. एक होता है स्प्लिटिंग फेल्योर, दूसरा होता है क्रशिंग फेल्योर. कैसे जानते हैं, यानी हम अलग अलग लोडिंग रेट पर कंप्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं
हैं, मॉडरेट लोड पर कंप्रेसिव टेस्टिंग कर रहे हैं और हायर लोड पर दे रहे हैं। तो जब हम मॉडरेट देते हैं तो क्या होता है, तो इस सैंपल पर पॉइजन इफेक्ट की वजह से लैटरल डायरेक्शन में टेंसाइल स्ट्रेसेस होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि ब्रिटल मटेरियल पर हम जब टेंसाइल लोड लगाते हैं तो जिस डायरेक्शन में टेंसाइल लोड लगाते हैं उसके 90 डिग्री पर वहां फेल्योर हो जाता है, और उस फेल्योर को जब हम परपेंडिकुलर एक्सिस से मेजर करते हैं तो 0 डिग्री ही ऑब्वियसली कहलाएगा। इसका मतलब, और इसमें कोई भी बल्जिंग नहीं होती है, जस्ट क्लीन स्प्लिटिंग होती है। क्यों होती है कि भाई हमने पढ़ा था बल्जिंग तो तब होता है ना जब मटेरियल पर हम लोड लगाएं और उसमें कुछ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसा कुछ हो, अगर वैसा तो यहाँ कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट पर ही जाके रैप्चर हो जा रहा है। और दूसरा केस क्या है, जब हम मटेरियल पर थोड़ा जब हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे देते हैं तो क्या होता है कि शियर स्ट्रेंथ जो होता है डोमिनेट हो जाता है, शियर स्ट्रेस डोमिनेट हो जाता है। और जब शियर स्ट्रेस डोमिनेट हो जाता है तो मैंने क्या बोला कि मटेरियल हमेशा 45 डिग्री पर फेल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जैसा केस नहीं है, इसलिए बल्जिंग नहीं होगी। सेकेंड केस में ये पूरा फाइन पाउडर में बदल जाएगा, मतलब क्रश हो जाएगा पूरी तरीके से, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएगा। सो बेसिकली एग्जाम में एक और पॉइंट बहुत पूछता है, क्योंकि होता क्या है कि हम नॉर्मली जो है टेंसाइल और कंप्रेसिव बिहेवियर डक्टाइल मटेरियल की केस में भी पढ़ लेते हैं और ब्रिटल मटेरियल के केस में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन टॉर्सन लोडिंग का इफेक्ट हम जल्दी पढ़ते नहीं हैं, बट कभी कभी वो पूछ लेते हैं। एक की पॉइंट है कि डक्टाइल मटेरियल हमेशा शियर में फेल होगा, ब्रिटल मटेरियल हमेशा नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से फेल होगा। यहाँ पर दो फिगर है जिसके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। फिगर ए जो है इसमें डक्टाइल मटेरियल पर टॉर्सन लोड लगाया गया है, फिगर बी में ब्रिटल मटेरियल पर टॉर्सन लोड अप्लाई किया गया है। सो जब हम डक्टाइल मटेरियल पर टॉर्सन लोड लगाते हैं तो इसमें मैक्सिमम शियर का जो प्लेन होता है ना 90 डिग्री पे होता है, जिसकी वजह से इसमें 90 डिग्री पर फेल्योर होता है। लेकिन इसमें जो ऊपर वाला सरफेस है ना, ऊपर वाला जो सरफेस जो स्पाइरल जैसा दिखता है, और ऑफ कोर्स डक्टाइल मटेरियल है तो फेल्योर होने से पहले हायर एनर्जी ऑब्जर्व करेगी। और ब्रिटल मटेरियल के केस में नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से फेल होने चाहिए, जो कि टॉर्सन में 45 डिग्री के एंगल पे अप्लाई होता है। इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह का फेल्योर देखने को मिलता है, और इसका जो सरफेस होता है पूरा क्लीन और फ्लैट होता है। क्लीन और फ्लैट होने का मतलब वही है कि इलास्टिक लिमिट पॉइंट पे जाके ही उसमें जो है फ्रैक्चर हो जा रहा है, उसमें वो खिंचाव नहीं हो पा रहा है जो एक लार्ज डिफॉर्मेटिव मटेरियल में होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने एक टेबल बना के दे दिया है कि टेंशन और कंप्रेशन हो, टेंशन कंप्रेशन या टॉर्सन दोनों की केस में ही डक्टाइल मटेरियल शियर में फेल होता है, ब्रिटल मटेरियल जो होता है नॉर्मल स्ट्रेसेस की वजह से फेल होता है। बट दोनों में एंगल क्यों बदल जाता है? एंगल इसलिए बदल जाता है क्योंकि जब हम टॉर्सन लोड का स्टडी करते हैं तो ये पाते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वहां पर 45 डिग्री पर ना होकर 90 डिग्री पे होता है, और जो नॉर्मल स्ट्रेसेस होता है 90 डिग्री पे ना होकर 45 डिग्री पे। सो यहाँ पर डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल का स्टडी खत्म होता है। और जाने से पहले मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।